Welcome to my YouTube channel English with Sunanda. So, as you already know that we have discussed the syllabus of semester 1 MA English of Ranchi University. So from today onwards we are going to deal with each and every topic, be it CC 1, 2, 3 and 4. All the papers will be dealing soon, and yes, stay tuned with me so that you will be in touch with all the contents that I'm providing. Okay, so let's start. So the age of Chaucer, the first unit what we are covering of your first paper. And what's the name of first paper? Do you all recall it? The first paper is History of English Literature, and it comes under compulsory foundation course, and the paper code is 101. Yes. So paper code is 101 and it is of your first unit. Okay. So let's begin without wasting any time. So here you can see the timeline of Geoffrey Chaucer 1340 to 1400. Okay, sometimes it comes in the objective type, तो better कि आप इसे याद रख लो. तो चलिए आज शुरू करते हैं चौसर के बारे में पढ़ना. Geoffrey Chaucer, often called the father of English literature. Do remember this. Father of English literature किसे कहा जाता है? Geoffrey Chaucer को. Was born around 1343 in London. He was a versatile figure serving as a courtier, diplomat and civil servant. ठीक है, तो इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है. इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था. कब? 1343 के अराउंड में. और ये बहुत वर्सेटाइल फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है. क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्व किया एज अ कॉर्टियर में, जैसे कोर्ट में भी इन्होंने काम किया एज अ डिप्लोमैट. जैसे डिप्लोमैट होते हैं ना, एक कंट्री के दूसरे कंट्री में जाते हैं, है ना. एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट who drew up his rich life experiences and travel across Europe to craft poetry with vividly portrayed the society of his time. तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए. इन्होंने ट्रैवल किया यूरोप में. वहां पे क्या किया? वहां पे लोगों से मिले, अलग अलग तरह की पोट्री उन्होंने देखी, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, वहां पे पोएट्री देखी. एंड उसके बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने जब पोएम्स लिखना शुरू किया तो उन पोएम्स में हमें क्या दिखाया जाता है? उस समय के सोसाइटी के बारे में, उस समय जो सोसाइटी था उन सभी के बारे में हम लोगों को इनके वर्क्स में दिखता है. Now, Chaucer, who among the first major writers to compose in English rather than Latin or French, helping establish English as a legitimate literary language. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जो चौसर हैं ये फर्स्ट मेजर राइटर्स के लिस्ट में आते हैं जिन्होंने इंग्लिश में अपने वर्क्स को पब्लिश किया रादर देन लैटिन और फ्रेंच में. क्योंकि जिस समय जॉफ्री चौसर थे उस समय लैटिन एंड फ्रेंच इट वाज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर था ये. लेकिन इन्होंने फिर भी अपने वर्क्स को किस में कंपोज किया था? इंग्लिश में. और इसके वजह से क्या हुआ? ही established English as a legitimate literary language. लोग इनके बुक्स को पढ़ना शुरू किए और इंग्लिश एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बन गया, एक लिटरेरी लैंग्वेज के जैसा वो यूज होना शुरू हो गया. हिज मोस्ट फेमस वर्क कौन सा है? कैंटरबरी टेल्स. इसको याद रखिएगा बिकॉज वन वर्ड क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है. Is a collection of stories told by diverse group of pilgrimage journeying to the shrine of Saint Thomas Becket in Canterbury. तो कैंटरबरी टेल्स आखिर क्या है? तो इसमें क्या होता है कि वंस जॉफ्री चौसर ये लोग ना एक जर्नी पे जाते हैं. कहाँ? एक श्राइन है सेंट थॉमस बैकेट जो कि कैंटरबरी में है. वहां पे वो लोग जा रहे होते हैं. तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो इन सभी लोगों से, क्योंकि वो अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करते थे, तो चलिए कुछ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ही इनसे पूछ लिया जाए. तो उन्होंने क्या बोला कि हर कोई मुझे 4 स्टोरीज सुनाएगा, जाते वक्त 2 और आते वक्त 2. ओके. और इस तरह से इनका जो एक बहुत फेमस वर्क बनता है कैंटरबरी टेल्स, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि पूरा करते वक्त ही उनकी डेथ हो जाती है और ये भी बाद में पब्लिश होता है. Through his work, Chaucer skillfully presents a wide range of characters from various social classes, using humor, satire, and realism to explore themes of love, religion, and human nature. तब क्या होता है ना कि ये अपने वर्क में क्या करते हैं? बहुत सारे रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं.
बहुत सारे फनी ह्यूमर, सटायर, रियलिज्म, रियल जो दिख रहा है सोसाइटी में है उसी चीज को लाते हैं अपने वर्क्स में। देन इनके थीम्स होते हैं लव, रिलीजन और ह्यूमन नेचर। जो रियलिज्म है वो इनका थीम होता है, इन पे ये काम करते हैं। He was heavily influenced by Italian writers like Dante and Boccaccio. Okay, तो इटालियन राइटर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं डेंट एंड बोकाकोयो से, विच इज एविडेंट इन हिज नरेटिव टेक्निक्स एंड पोएटिक स्टाइल। और इनका जो टेक्निक है, नरेटिव टेक्निक और पोएटिक स्टाइल में ये चीज बहुत ज्यादा दिखता है। Chaucer died in 1400 and was buried in Westminster Abbey. ठीक है, 1400 में इनकी डेथ हो जाती है और इनको कहाँ बरी किया जाता है? वेस्टमिंस्टर एबी में, बिकमिंग द फर्स्ट पोएट टू बी ऑनर्ड इन व्हाट इज नोन एज पोएट्स कॉर्नर। और इनको वेस्टमिंस्टर एबी में दफन किया जाता है और ये ना पहले पोएट थे, दैट इज नोन एज पोएट्स कॉर्नर से इनको अवार्ड किया जाता है। ठीक है, टू बी ऑनर्ड इन व्हाट इज नोन एज पोएट्स कॉर्नर से सबसे पहला पोएट कौन थे? जॉफ्री चॉसर। ये याद रखिएगा, पोएट्स कॉर्नर में सबसे पहला अवार्डेड ऑनर किसे किया गया था? जॉफ्री चॉसर को। इनको दफनाया कहाँ गया था? वेस्टमिंस्टर एबी में। दीज आर द सम ऑफ द स्मॉल पॉइंट्स जो आप याद रखिए ताकि वन वर्ड आपसे बन जाए। His legacy endures as a foundational figure in English literature as a keen observer of medieval life. अब यहाँ पे लास्ट लाइन बोल रहा है कि इनका जो फिगर है इंग्लिश लिटरेचर में क्या बताता है? इंग्लिश लिटरेचर में जो मिडिवल लाइफ है ना, इसको ऑब्जर्व करके इन्होंने ही मिडिवल लाइफ के बारे में इंग्लिश में लिखा है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश में, क्योंकि इन्होंने मिडिवल लाइफ में क्या चल रहा था यूरोप में, क्योंकि जॉफ्री चॉसर देखा जाए तो ये मिडिवल और रिनाइसेंस, इसके बीच का जो ट्रांजिशन एज है ना, उस समय के लाइफ और उस समय जो भी चीजें चल रही थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और उस समय क्योंकि इटालियन और फ्रेंच बहुत ज्यादा हाइप पे था, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में पोएट्री, पोम्स एंड देन बहुत सारे वर्क्स लिखे। इनके बाद ही इंग्लिश जो है वो पॉपुलर होना शुरू होता है। ओके, moving on to the historical background at a social, political and cultural context. तो जिस समय चौसर जी थे उस समय का सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम कैसा था उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, द एज ऑफ चौसर was a time of massive transformation in England. These events deeply influenced the literature of the time. क्योंकि मैंने बताया कि एज ऑफ चौसर किस समय पे हो रहा था? एक मिडिवल एज और रेनाइसेंस, इन दोनों के बीच का जो एज है वो एज ऑफ चौसर का है। तो उस समय बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इंग्लैंड में, और जो चौसर जी का वर्क है ना वो बहुत ज्यादा डीपली इन्फ्लुएंस करता है उस समय के लिटरेचर को। ठीक है, 100 Years वॉर की वजह से जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चल रहा था, इंग्लैंड के लोगों में सेंस ऑफ नेशनलिज्म जागा। ठीक है, एंड दे बिगेन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज इंग्लिश। वो बोलने लगे कि वी आर इंग्लिश। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इट हेल्प इन प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर, स्पेशली इन लिटरेचर एंड एजुकेशन। इसके वजह से इंग्लिश लैंग्वेज और कल्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, खासकर इसके लिटरेचर एंड एजुकेशन सेक्टर में इसका डेवलपमेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लैक डेथ। ओके, तो एक उसमें क्या हुआ था, 1348 से 1350 के बीच में प्लेग फैल गया था। उसके वजह से मिलियंस, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। ऑलमोस्ट 1 of 3 people in England were killed। जिसके वजह से क्या हो गया, उस समय पे क्या होता था, जो सोसाइटी था वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड था। सबसे पहला रहेगा किंग, देन रहेगा प्रीस्ट, एंड देन है वॉरियर क्लास जिसको बोलते थे, एंड थर्ड है स्लेव है, स्लेव क्लास। ओके, 4 हिस्सों में डिवाइडेड होते थे। किंग तो सबसे ऊपर है, प्रीस्ट के पास सबसे ज्यादा लैंड होता था, वॉरियर क्लास ये लड़ाई करते थे, और स्लेव इनके लिए और इनके लिए काम करते थे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, जिसके वजह से दिस रिड्यूस द लेबर फोर्स एंड शुक द सोशल ऑर्डर। Peasants could demand higher wages and feudal lords began to lose power। जैसा कि यहाँ पे हुआ, क्योंकि बहुत सारी मौतें हो गई उसकी वजह से लेबर तो रिड्यूस हो गए, तो लेबर्स का जो डिमांड है
वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब डिमांड बढ़ गया लेबर का, लेबर कम है, तो इसके वजह से लेबर्स जो है बहुत ज्यादा वेजेस चार्ज करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये जो फ्यूडरल लॉर्ड्स थे ये अपना पावर जो है वो खो देते हैं। ठीक। द कैटास्ट्रॉफी लेड टू मोर पेसिमिस्टिक एंड रिफ्लेक्टिव टोन इन लिटरेचर, जिसकी वजह से जो लिटरेचर है वो भी बढ़ा। People questioned religious institutions that couldn't protect them from diseases. So उस समय जो medieval period था इंग्लैंड में, उस समय चर्च was the main, चर्च को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो उस समय जब ये प्लेग आया, then people started questioning the religion, कि जब प्लेग आया इतने सारे लोग मर गए, आप हमें बचा नहीं पाए, then what's your importance? Why do we keep you in that position? हम क्यों आपको इंपॉर्टेंस दे। ठीक। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं द पेजेंट्स रिवॉल्ट के बारे में। द पेजेंट्स रिवॉल्ट कब हुआ था? 1381 में, sparked by unfair taxes and economic hardship after the plague. The poor began to demand justice and better treatment. Writers like Lagland and Chaucer reflected this growing tension between the classes. अब क्या होता है, प्लेग हो गया, 100 years वॉर चल रहा है, अब यहाँ पे प्रिजन्स जो है वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लेग हुआ, मेरे पास ऐसे ही खाने के लिए नहीं है, हम ऐसे ही भुखमरी से मर रहे हैं, फिर भी आप हमसे अनफेयर तरीके से टैक्स ले रहे हो, इतने सारे इकोनॉमिक हार्डशिप आप हमें दे रहे हो। तो ये इन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा इनजस्टिस लगा। तो वो पुअर क्या करने लगेगा, डिमांड करेगा अपने जस्टिस के लिए, फॉर बेटर ट्रीटमेंट के लिए वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं। और इन लोगों के साथ बहुत सारे राइटर्स जैसे लेगलैंड हैं, चॉसर हैं, इन्होंने भी दिया। इन्होंने क्या किया, अपने जो वर्क्स हैं उनमें इनके जो स्ट्रगल्स हैं, इनके बीच में जो टेंशन है, उन सबको अपने वर्क्स में इन्होंने प्रेजेंट किया। ओके, सो प्रेजेंस रेवोल्यूशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। ओके, फ्यूडलिज्म क्या होता था पहले मैं ये बताती हूँ। जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे वो अपने जमीन पे वर्कर्स को रखते थे। बहुत बड़ा बड़ा जमीन है, यहाँ पे एक वर्कर रहेगा, ये सपोज ये यहाँ पे काम कर रहा है, ये वर्कर है यहाँ पे काम कर रहा है, तो इनका काम ही है कि ना ये लैंड को छोड़ के जा नहीं सकता है बिना परमिशन के। ये जो फ्यूडलिज्म है, जो हेड है जिसका ये जमीन है, आपको वहीं पे काम करना है, रहने के लिए आपको यहीं पे रहना है, और आपके पास ना अपना खुद का राइट नहीं है, एज अ स्लेव बोल सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर टर्म यूज नहीं कर सकते एज अ स्लेव। ठीक है, तो सर्फडम, एक्चुअली वो उस वर्ड को बोलते थे सर्फ। ओके, तो सर्फडम जो है वो वीकेंड हो गया एज पीपल मूव टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। अब ये लोग क्या करने लग गए, ये लोग सिटी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया इन सर्च ऑफ वर्क। ठीक है, अ न्यू मिडिल क्लास इमर्ज्ड मेड अप ऑफ मर्चेंट्स एंड स्किल्ड वर्कर्स। अब ये सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अब ये लोग ना एक नया मिडिल क्लास का फॉर्मेशन कर देते हैं, और जो मर्चेंट्स और स्किल्ड लेबर्स के तौर पे वहां पे काम करते हैं। This class became literate and interested in literature, creating demand for stories in English language. अब ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लिटरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये अब क्या हो चुके हैं, मर्चेंट्स बन चुके हैं, स्किल लेबर्स बन चुके हैं, तो इनके पास आएगा इनकम, इनके पास पैसा आया, सो दे विल रीड, दे विल लर्न मोर एंड मोर। तो इसके वजह से क्या हो गया, जो डिमांड था लिटरेचर का वो बढ़ गया, जिसके वजह से जो डिमांड फॉर स्टोरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक। Now, moving on to the rise of English language. So, जब हम rise of English language की बात करते हैं, after centuries of French and Latin domination, French और Latin का बहुत बड़ा domination था, और इसी की वजह से हम देखें 100 years of war, है ना, और कितना बड़ा रोल जॉफरी चौसर ने प्ले किया है इंग्लिश को बढ़ाने में। English started becoming the language of people. इनका dominance हो गया खत्म, और English started becoming the language of the people. Chaucer's work in English helped to standardize and elevate its status in literature. और इसी समय जो जॉफरी चौसर के जो वर्क हैं इंग्लिश में, ये क्या किए, इंग्लिश को बहुत स्टैंडर्डाइज कर दिए, और लिटरेचर में इंग्लिश का स्टेटस को ये बढ़ा देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Historical background, social, political, and cultural context. Moving on to the literary characteristics. Features of literature of that time. तो उस समय क्या क्या features थे literature?
सबसे पहला राइज ऑफ मिडिल इंग्लिश। एज वी नो कि सबसे पहले क्या यूज होता था, लैटिन और फ्रेंच। और लैटिन ये क्लर्जी के द्वारा यूज किया जाता था एंड फ्रेंच वाज यूज्ड बाय नोबिलिटी। सो राइटर्स लाइक चॉसर यूज मिडिल इंग्लिश, मेकिंग लिटरेचर मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। सो प्रीवियसली क्योंकि ये क्लर्जीमैन यूज करते थे लैटिन एंड फ्रेंच वाज यूज्ड बाय नोबिलिटी, so for the common people it becomes very difficult to understand what they're speaking in Latin and what they're speaking in French. So जब चॉसर ने मिडिल इंग्लिश का यूज करना शुरू किया तो ये जो लिटरेचर जो था ना वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो गया किसको, कॉमन पीपल्स को। ओके, नेक्स्ट इज रियलिज्म इन कैरेक्टर एंड सेटिंग। कैरेक्टर्स वर नो लॉन्गर आइडियलाइज्ड सेंट्स और हीरोज। पहले जब चौसर के समय पे जो कैरेक्टर्स होते थे वो या तो सेंट होते थे या तो कोई ना कोई हीरो होता था, पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से हट जाता है और रियल रियल चीजों को एम्ब्रेस किया जाता है। Chaucer gave us flawed, humorous, and complex individuals such as greedy pardoner और bawdy wife of Bath। तो यहाँ पे क्या होता है, चौसर अपने स्टोरीज में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत मजेदार नामों का यूज करता है, कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स का। जैसे यहाँ पे ग्रीडी पार्डनर, पार्डनर तो बहुत ही सेक्रेट टर्म्स में है लेकिन उसके आगे ग्रीडी टर्म का यूज कर दिया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स को शो करने के लिए। देन वी हैव बॉडी वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है। नाउ सेटिंग मूव्ड फ्रॉम कासल्स एंड फॉरेस्ट टू ऑर्डिनरी टाउन्स, एम्स एंड चर्चेस। सबसे पहले जो जितने भी राइटिंग्स होते थे उसके सेटिंग हमेशा कासल में, फॉरेस्ट में हुआ करता था, लेकिन वो सारे जो सेटिंग है इस टाइम के पीरियड में, इस समय जो लिटरेचर लिखा गया वो ऑर्डिनरी टाउन्स हो गया, उसका इंस हो गया, देन चर्चेस हो गया, ये सारे जो है वो यहाँ के सेटिंग होना शुरू हो गया। Now moving on to use of allegory and satire. Allegory, stories with symbolic meanings, often to teach moral lessons, ठीक है। तो एल्गोरी क्या होता है, बेसिकली एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है, ठीक है। सिंबॉलिक मीनिंग होता है किसी को मॉरल सिखाने के लिए, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं आपको, बस इनडायरेक्टली स्टोरी के थ्रू आपको बता रहे हैं, तो वो होता है एल्गोरी। सटायर क्या होता है, सटायर writers mock the church, corrupt officials and greedy professionals with sharp wit and humors. Satire एक तरह का, these tools were used to criticize society without direct confrontation. सटायर में क्या होता है, जो राइटर्स हैं वो बहुत चर्च को मॉक करते थे, करप्ट ऑफिशियल्स को मॉक करते थे, ग्रीडी प्रोफेशनल्स को मॉक किया करते थे। तो ये इनडायरेक्टली होता था बिना कॉन्फ्रंटेशन के, मतलब आप लिटरेचर में लिख रहे हो उनके बारे में बट दे आर नॉट अवेयर, मतलब सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, यूज टू क्रिटिसाइज सोसाइटी विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू blend of religious and secular themes. While religion was still a big part of life, literature began to include romantic, love, adventure, comedy, and vulgarity. So, religion तो बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर ही रहा था उस समय, लेकिन लिटरेचर के थ्रू रोमांटिक लव, एडवेंचर, कॉमेडी एंड इवन वल्गैरिटी भी सोसाइटी में आना शुरू हो जाती है। This created a richer and more diverse literary लैंडस्केप, और इसके वजह से जो लिटरेरी लैंडस्केप है ये बहुत ज्यादा रिच हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें अब यहाँ पे इंक्लूड होना शुरू हो जाती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फ्रेम नरेटिव स्ट्रक्चर, अ टेक्निक वेयर मेनी स्मॉलर स्टोरीज वर टोल्ड विद इन अ बिग स्टोरी। क्या आपको याद है कैंटरबरी टेल्स के बारे में? इसमें क्या होता है कि दे वर गोइंग टू पिलग्रिमेज, आपको याद है कौन से जगह पे जा रहे थे वो लोग? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार लिख के बताइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक फ्रेम नरेटिव टेक्निक में क्या है कि एक पर्टिकुलर फ्रेम रहेगा और उसमें ही ढेर सारे स्टोरीज लिखे हुए रहेंगे, ठीक है। अ टेक्निक वेयर मेनी स्मॉलर स्टोरीज वेर टोल्ड विद इन वन बिग स्टोरी, एक बड़ा सा बिग स्टोरी है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज बताए जाएंगे, जैसे कैंटरबरी टेल्स में होता है। Pilgrimage is the frame and each character tells a different tale along the journey. This allows the writer to showcase different genre and voices. और इसके वजह से बहुत सारे अलग अलग जॉनरे हो गए हैं, बहुत सारे वॉइसेस हो गए, ये देखने को मिलता है, ठीक। सो होपफुली आपको ये टेक्निक समझ में आ गया होगा कि चौसर के समय पे
लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, फीचर ऑफ लिटरेचर ऑफ दैट टाइम. नाउ मूव करते हैं अब हम मेजर राइटर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस. सो मेजर राइटर एज यू कैन सी जॉफ्री चौसर ही थे 1340 से 1400 तक. Widely regarded as the father of English poetry. Widely regarded as the father of English poetry. Very important. He was well traveled, educated, and influenced by French, Italian, Latin literature. ठीक है, आपको पता ही होगा कि इन्होंने यूरोप में ट्रैवल किया. He was a diplomat, he was a courtier. So he was influenced by a lot of educated people. इन्होंने ट्रैवल भी बहुत किया. साथ में ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच, इटालियन एंड लैटिन लिटरेचर एज वेल. अब इनके की वर्क्स की बात करते हैं. तो सबसे पहला तो कैंटरबरी टेल्स. अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ईच फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लास टेल स्टोरीज. इट कंबाइंस ह्यूमर मतलब हंसी मजाक, मॉरल लेसन, सटायर एंड रोमांस. शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी. तो ये क्या दिखाता है कैंटरबरी टेल्स? ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट सोशल क्लास. वो आते हैं आपस में और वो लोग अपना स्टोरी बताते हैं. तो ये ना बहुत कॉम्बिनेशन है ह्यूमर का, मॉरल लेसन्स का, सटायर का, रोमांस का. ठीक है. और 14th सेंचुरी में इंग्लिश जो सोसाइटी थी वो कैसी थी वो हम लोगों को कैंटरबरी टेल से पता चलता है. ट्रोलाइस एंड क्रिस्टियाड, अ ट्रैजिक लव स्टोरी सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर. सो ट्रोजन वॉर में आपको याद है हेलेना के लिए लड़ाई हो रहा था, जो आपने पढ़ा होगा. कब? ग्रेजुएशन में जब आप होंगे तो पढ़ा होगा. वही लव स्टोरी के बारे में इन्होंने लिखा है फॉर साइकोलॉजिकल डेप्थ. द बुक ऑफ डचेस, अ ड्रीम विजन मॉर्निंग, द डेथ ऑफ ब्लैंच, डचेस ऑफ लैनचेस्टर. तो ये बुक भी इन्होंने लिखा है. पार्लियामेंट ऑफ फ्लॉज, अ सैटारिकल टेक ऑन कोर्टली लव वेयर बर्ड्स चूज देयर मेट. सो इन्होंने ये भी लिखा है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. इन्हीं के समय पे और राइटर्स थे विलियम लैंगलैंड, ऑथर ऑफ पेरिस प्लोमन, अ लॉन्ग एलोगोरिकल पोएम रिटन इन alliterative verse. ठीक है. इट्स अ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक ऑफ सोसाइटी, focusing on journey of man named Will in search of truth. तो ये जो इनका पोम है ये बेसिकली एक मैन के ऊपर रिवॉल्व करता है जिसका नाम है विल, जो ट्रुथ के सर्च में यहाँ वहां भटक रहा होता है या उसका जर्नी को बताता है. ठीक है. हाईलाइट्स इशू लाइक पॉवर्टी, करप्शन एंड रिलीजियस हिपोक्रेसी. इन सभी चीजों को विलियम लैंगलैंड ने हाईलाइट किया है. नेक्स्ट है जॉन गोवर, a friend of Chaucer who wrote in language English, Confessio Amentius, French, Speculum Meditatis, and Latin Vox Clamentis. His work focused on morality, politics, and human behavior. So morality हो गया, politics हो गया, and human behavior पे इनका work जो था वो basically concentrated था. और इन्होंने almost देखा जाए तो इंग्लिश, फ्रेंच और लैटिन इन तीनों लैंग्वेज में इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया है. नाउ लेट्स मूव टू द रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर. रिलीजन का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था लिटरेचर में. द चर्च हैड इनॉर्मस पावर बट वाज इंक्रीजिंगली व्यूड एज करप्ट. सो उस समय एज यू नो कि चर्च बहुत ज्यादा हाईली पावरफुल था, एकदम टॉप एपेक्स पे था, यहाँ पे था चर्च. तो लोगों को चर्च जो भी बोलता वो मानना पड़ता था. लेकिन ना साथ में बहुत पावरफुल तो था लेकिन साथ में ये क्या था, करप्ट भी था. Many clergymen were wealthy and morally weak. This hypocrisy was mocked in literature. अब क्या देखा गया, जो क्लर्जीमैन है वो बहुत ज्यादा वेल्दी तो थे लेकिन मॉरली बहुत वीक थे. मतलब उनके अंदर मॉरल वैल्यूज ही नहीं था, जिसकी वजह से ये लिटरेचर में हम लोग को बहुत ज्यादा इनका मॉकिंग दिखाया गया है. सो the character of the pardoner in the Canterbury Tale is a clear example. He sells fake relics and preaches only for money. So जो कैरेक्टर है पार्डनर, कहाँ? कैंटरबरी टेल्स का. तो वो बहुत क्लियर एग्जाम्पल है कि इस समय रिलीजन का क्या इन्फ्लुएंस था लिटरेचर में. ये क्या करता था? ही सेल्स फेक रिलिक्स एंड प्रीचेस ओनली फॉर मनी. पैसा दो और मुझसे सीखो, ये चीज होता था. तो कितना करप्ट था ना उस समय. कैन यू इमेजिन?
Now, writers explored personal faith, virtues, and the true meaning of Christianity, often contrasting it with behavior of clergy. तो यहाँ पे क्या होता है ना राइटर्स तो यहाँ पे क्या होता है ना राइटर्स दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर पर्सनल फेथ, मेरे वर्च्यूज क्या है, मेरा ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी क्या है, लेकिन यहाँ पे जो बिहेवियर है ना क्लर्जी का, उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है. दे आर नॉट लेटिंग पीपल नो देयर फेथ, जो वैल्यूज उनके अंदर है होना चाहिए वो उन्हें दे नहीं रहे थे. ठीक है ना. अब हम पहुंच चुके एकदम लास्ट में, दैट इज लेगेसी ऑफ एज ऑफ चौसर. Chaucer's influence lasted for the centuries. He showed that English could be used for serious literature, not just for common speech. तो क्योंकि ये क्या था, मिडिल इंग्लिश, मिडिल पीपल यूज करते थे इंग्लिश को, इट वाज नॉट दैट हाई. और हम पहले ही बता चुके हैं फ्रेंच इट वाज यूज्ड बाय क्लर्जीमैन, एंड देन इटालियन लैटिन इट वाज यूज्ड बाय द अपर क्लास पीपल. तो ये मिडिल क्लास पीपल यूज करते थे इंग्लिश. तो चौसर का जो इन्फ्लुएंस था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बताया कि इंग्लिश कुड बी यूज्ड फॉर सीरियस लिटरेचर एंड नॉट जस्ट फॉर कॉमन स्पीच. ये लिटरेचर के जैसे भी यूज किया जा सकता है. His work helped shape the standardization of English language. और इसके वर्क्स जो हैं उसने शेप किया किसको, इंग्लिश को और ज्यादा स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज बनाने में. The theme of the time, social justice, religion, love, corruption, remain relevant of English of English literature, paving the way for Renaissance writers like Spencer, Marlowe, and Shakespeare. And लास्ट में क्या होता है, जो थीम है उस समय का, सोशल जस्टिस हो गया, रिलीजन हो गया, लव हो गया, करप्शन हो गया, ये बहुत रिलेवेंट हो जाता है इंग्लिश लिटरेचर में. और दिस इज व्हाट इज मेकिंग द वे, मतलब रास्ता बनाता है रेनाइसेंस राइटर्स लाइक स्पेंसर, मार्लो और शेक्सपियर को लाइट में आने का इनको मौका मिलता है. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द एज ऑफ चॉसर. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. एंड इसका जो पीडीएफ है ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ यहाँ पे सारे अवेलेबल हो जाएंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो एज ऑफ चौसर पे ही रहेगा, जो कवर करेगा उस समय पे पोएट्री कैसे हुआ करते थे, प्रोज, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा, बैलेड्स ऑफ 15th सेंचुरी को. एंड इसके बाद आपका जो पहला यूनिट है वो खत्म हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड आपको अगर पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू सो मच अगेन.